हेलो एवरीवन। अगर मेरी आवाज़ वगैरह सही है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। कलाम का जो माइनर टेस्ट वन में हिंदी और सामाजिक की शिक्षण विद्या दे रखी है उनको अपन पढ़ते हैं। आज अपन हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या करेंगे। हालांकि टेस्ट होने में कुछ ही टाइम बचा है और मैंने तो चाहा था कि इसको और अच्छे से मैं नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ाऊँ, लेकिन दिक्कत ये है कि टाइम की कमी थी और मैं ये चीज़ें कर नहीं पाया। तो अब मैं डायरेक्ट पीडीएफ से ही इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अपन हिंदी शिक्षण में व्याकरण शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, आधुनिक विद्या जिसमें अनेक खेल विधियाँ अपन पढ़ेंगे। हालांकि आपके जो 5 सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या है, 5 सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या सबसे ज़्यादा यही है, हिंदी वाली है। बाकी किसी भी पेज का इतना मैटर नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, ठीक है, चाहे वो गणित का हो। इसमें मैं हिंदी में थोड़ा मैटर ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, कॉमन विधियाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ना। कॉमन विधियों में 3-3 सवाल सब सब्जेक्ट से मिलकर हो जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन, तो वही बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉमन विधियाँ मतलब कॉमन सब्जेक्ट जैसे उपचारात्मक, निदानात्मक है, मूल्यांकन है, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हालांकि अच्छे से तो ये भी पढ़ेंगे अपन। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रामर। भाई हिंदी में व्याकरण शिक्षण कैसे देना है, तो यहाँ देखो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, लेकिन इनको भी अपने को कट करते हुए पढ़ना है। ये सारी बातें सेकेंड ग्रेड हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि लेवल 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने भी नोट्स बनाए थे 5-6 किताबों का मिक्स करके, अच्छी अच्छी किताबों में मैंने सब इससे भी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड की। बाद में मैंने पाया कि अभी जो एग्ज़ाम की डिमांड है इन सब की डिमांड नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं, उनको मैं एक पॉइंट भी मिस नहीं करूँगा। तो पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि व्याकरण भाषा का अनुगमन करता है, ये भाषा का अनुगामी है। कहने का मतलब है, सीटेट में सवाल आ चुका है कि भाषा पहले आती है और व्याकरण बाद में आता है। क्योंकि जो आपका भांजा है, भांजी है, भतीजा है, क्या उसने ग्रामर सीखी या वो डायरेक्ट भाषा सीखी उसने? तो उस आपो के नहीं सर, उसने तो कोई ग्रामर नहीं सीखी, लेकिन वो भाषा जानता है। तो भाषा जानने के बाद में ग्रामर आती है। ग्रामर है वो भाषा की अनुगामी है, ठीक है। यहाँ सवाल बन सकता है पहला सवाल। फिर किशोर दास वाजपेयी, महर्षि पतंजलि, इन्होंने व्याकरण को क्या बोला है? शब्दानुशासन बोला है। फिर 3 परिभाषाएं दी हैं और इसमें एक स्वीट वाली परिभाषा एग्जाम में आ चुकी है, स्वीट वाली परिभाषा आ चुकी है। बाकी अपन तीनों पढ़ लेते हैं। जैगर की है प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या व्याकरण है। तो यहाँ प्रचलित, भाई एक गाड़ी का नाम है जगुआर, पता नहीं क्या नाम है उसका, जगुआर सब बोलते हैं। तो जगुआर बहुत प्रचलित गाड़ी है, जगुआर मतलब जैगर बहुत प्रचलित है। ऐसे न्यूमेरिक से इसको याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद के शब्द आएगा, शुद्ध शब्द आएगा। तो प्रसाद खानी है शुद्ध, चाहे वो भले कम खाओ। तो प्रसाद क्या सिखानी है? शुद्ध खानी है, चाहे वो भले कम खाओ, ठीक है। ये परिभाषा याद करनी। स्वीट वाली है ना 2024 सेकेंड ग्रेड में आई थी, ठीक है। 2024 में कौन सा सेकंड ग्रेड हुआ पता नहीं, ये 2021-22 वाले मैंने एक पेपर देखा था, उसमें ये सेकंड ग्रेड हिंदी में लिखी गई है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। स्वीट सी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है, स्वीट सी परिभाषा है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है ये, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है वापस। अब ये सब बेकार की बातें हैं,
ठीक है। प्यार मोहब्बत कस्में वादे ये सब क्या है, बेकार की बातें। यहाँ से सवाल बनता है, आपके अवबोध से सवाल हो जाएगा कि व्याकरण सीखने क्यों है, जब बिना व्याकरण सीखे ही अपन भाषा तो आ जाती है बच्चों को। अरे भाई, भाषिक तत्वों की जानकारी थोड़ी है बच्चे को, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ठीक है। तो भाषिक तत्वों की जानकारी देना, फिर भाषा की प्रकृति को पहचानना। अन्य भाषा सीखने में भी आपको हिंदी की ग्रामर आती है तो आप इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब भाषा का विश्लेषण करने में ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब 3 तरह के पाठ हैं, बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनता है। 3 तरह के मत हैं, 3 तरह के सिद्धांत हैं। एक है व्याकरणात् अतिरेक, मतलब कि व्याकरण प्लस अतिरेक, मतलब क्या हुआ इसका कि व्याकरण को अलग से पढ़ाओ, व्याकरण को अलग से पढ़ाओ, अलग कॉपी डाल दो व्याकरण की, ठीक है। तो ये मत कहता है कि बिना व्याकरण पढ़े भाषा की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, व्याकरण को अलग से पढ़ाओ। आपने देखा होगा, मैंने तो यही देखा कि हम जब छोटे बच्चे थे तब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो सर ने कहा आप 12 टेंस पढ़ लो और आपको व्याकरण इंग्लिश धड़ाधड़ फटाफट आ जाएगी। ना तो धड़ाधड़ फटाफट आई, लेकिन ये मत यही था कि अलग से कॉपी डालो, व्याकरण सीखो, आपको भाषा आ जाएगी। ये कहते हैं कि बिना ग्रामर सीखे आप लैंग्वेज सीख नहीं सकते हो। व्याकरण द्वारा तर्क वितर्क शुद्धता आदि वृत्तियों और आदतों की शिक्षा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग जीवन के अन्य कार्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो इसमें केवल एक ही बात है कि व्याकरण सिखाओ, अलग से सिखाओ, व्याकरण इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। विदाउट ग्रामर यू कांट लर्न ए लैंग्वेज, ओके। अब अपन आते हैं अव्याकृत। अव्याकृत मतलब कि व्याकरण के बिना भी भाषा सीखी जा सकती है, व्याकरण इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्याकरण भाषा का अनुगामी है, जो आपने पहले पढ़ा। छोटे बच्चों को कहाँ ग्रामर आती है, फिर भाषा तो आती है। भाषा सीख जाओ, ग्रामर आपको अपने आप आ जाएगी, सतत प्रयोग और अभ्यास से, अलग से कॉपी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है दोनों लड़ाइयों के बीच में समझौता करवाने के लिए सहयोग सिद्धांत। उसने कहा ना तो ग्रामर पर ज़्यादा जोर दो, अलग कॉपी डालने वाली बात कहो, ना ही इतना इग्नोर करो, बीच का रास्ता अपनाओ कि जहाँ गद्य पद्य जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी व्याकरण पढ़ाते रहो। तो ये बीच वाला रास्ता है। तो व्याकरण की शिक्षा कब देनी चाहिए, तो इसका सवाल एग्ज़ाम में आ चुका है। 6ठी कक्षा में व्याकरण पढ़ानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। रायबर्न का कोटेशन है, रायबर्न के कोटेशन से ये सवाल बनता है और उसी से ये सवाल सॉल्व भी होता है कि कक्षा 6 से ग्रामर सिखानी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और अपन बात करते हैं व्याकरण शिक्षण के पार्ट। वही 3 पार्ट हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रासंगिक, या सैद्धांतिक, व्यावहारिक और प्रासंगिक। औपचारिक वाले तो वही है, अलग से कॉपी डालो, अलग से कॉपी डालो, नियम लिखाओ, संज्ञा सर्वनाम लिखाओ, फिर उनको समझाओ, ठीक है। पूरी की पूरी थ्योरी टाइप ये चीज़ें करते हैं। क्रमबद्ध व्याकरण सीखो। ये अनौपचारिक वाले केवल क्या करते हैं कि अलग से कॉपी डालने की ज़रूरत नहीं है, जाने अनजाने में उनको वे नियम आ जाएंगे, व्याकरण की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा है और छोटी क्लासों में ये काम आता है प्रासंगिक व्याकरण पाठ। जैसे आप पाठ पढ़ा रहे हो ईदगाह, ईदगाह में 3-4 अरबी फारसी शब्द आए तो उनको ने बोल दिया कि भाई ये विदेशी शब्द हैं, आप और विदेशी शब्द बताओ, ठीक है। ये चम्मच है वो किस भाषा का शब्द है। ऐसे ये ग्रामर गद्य और पद्य के साथ ही सिखाई जाती है। जब पाठ चल रहा है अपना, उसके साथ साथ कोई प्रसंग आ गया, संज्ञा मतलब विलोम शब्द वाला प्रसंग आ गया या संज्ञा का प्रसंग आ गया, समास का प्रसंग आ गया, ठीक है। तो 4-5 उदाहरण देकर प्रसंग के साथ ही व्याकरण पढ़ा दी जाती है। तो 3 तरह के पाठ हो गए अपने, औपचारिक, अनौपचारिक और प्रासंगिक। अनौपचारिक वाले तो कॉपी नहीं डालो, ये माध्यमिक स्तर पर अच्छा लगता है। अनौपचारिक वाला प्रारंभिक कक्षाओं में, कक्षा 1 से 5 तक में औपचारिक वाला चलेगा, और प्रासंगिक फिर मतलब
ये भी प्रारंभिक कक्षाओं में मतलब यूजफुल रहेगा। अब व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो ये अपन मन से ही कर सकते हैं। भाषा तत्वों का ज्ञान हमने पढ़ लिया, भाषा शिक्षण की योग्यता हो गया, शुद्ध उच्चारण हो गया, विराम चिन्हों का प्रयोग हो गया। ये देखो विराम चिन्ह कितने इम्पोर्टेंट है, रुक मत जा, रुक मत जा, रुक मत जा। तो यहाँ मैंने एक कोमा यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, देखो अंतर है। रुक मत जा और इसका मतलब होगा रुक मत जा। तो देखो ये ग्रामर आती है तभी अपन विराम चिन्हों का सही से प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आप सब लिख देना। अब अपन पढ़ते हैं व्याकरण शिक्षण की विद्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखो व्याकरण शिक्षण की विद्या में एक है आगमन, एक है निगमन और एक है भाषा संसर्ग। ठीक है, भाषा संसर्ग, ये तीन विधियाँ हैं। अब तीन विधियों में आगमन को दो भागों में बांटते हैं, ये एग्जाम PYQ है। ठीक है, पूछा गया है कौन सा आगमन का भाग है, तो प्रयोग और संयोग, प्रयोग और संयोग आगमन के दो भाग हैं। और सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, निगमन के दो भाग हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आगमन के दो पार्ट कौन से हैं, निगमन के दो पार्ट कौन से हैं। फिर प्रयोग को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, संयोग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सूत्र प्रणाली एक अलग प्रणाली है और पाठ्य पुस्तक प्रणाली अलग है। आगमन निगमन विधियाँ तो हर सब्जेक्ट में काम आती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से ग्रामर सीखने में अपन इसका यूज ले सकते हैं। उसके दो पार्ट हो जाते हैं, प्रयोग और संयोग, निगमन के सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। फिर ये दोनों विधियाँ आपस में अधूरी हैं, इन दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, तो दोनों मिलकर आगमन निगमन बनती हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि है ग्रामर सिखाने की। अब अपन आगमन विधि पढ़ लेते हैं। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थियों के सामने पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम, जबकि निगमन है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ये वाक्य विश्लेषण के लिए उपयुक्त विधि है। तो ये रीट में यह सवाल है, क्योंकि यहाँ आगमन में क्या करते हैं, वाक्य का मतलब शब्द को अपन तोड़ेंगे वर्ण में, तो वाक्य विश्लेषण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। फिर अपन आगमन विधि के दो रूप देख लेते हैं, प्रयोग और संयोग। जो कोर आगमन विधि है वही प्रयोग विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बनाए जाते हैं। जो कोर आगमन विधि वाली बातें हैं ना वो सब प्रयोग में, लेकिन सबसे बेस्ट सुंदर मुझे ये लगती हैं संयोग प्रणाली। ये आगमन का ही पार्ट है, लेकिन इसको समवाय विधि भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपने प्रासंगिक पार्ट पढ़ा था ना व्याकरण का, हम तो ईदगाह पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई आ गया शब्द रात और बाद में आ गया दिन, तो बच्चों को पता है कि विलोम शब्द है, रात का दिन, सफ़ेद का काला। ठीक है, तो ये प्रसंग आया बीच में, कोई अलग से विलोम शब्द नहीं पढ़ा है, बीच में ही उसने बता दिया। ये विद्यालय आ गया तो उसने कहा दिया कि मतलब ये दो शब्दों से टूट के बना है, संधि का प्रसंग बीच में ही सिखा दिया। पाठ तो ईदगाह चल रहा है और ईदगाह के साथ ही ये प्रसंग भी बता दिए। ठीक है, संधि सर्वनाम, तो इसको बोलते संयोग विधि और इसको ही समवाय विधि बोलते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, समवाय विधि। अब अपन आ जाते हैं समवाय विधि। इसमें रचना, कहानी, पद्य, गद्य के साथ ही अवसर आने पर व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि व्याकरण की कोई अलग से कॉपी नहीं डालनी पड़ती है। ठीक है, संयोग प्रणाली का दोष ये है, भाई दोष क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से व्याकरण नहीं पढ़ा पाते हैं अपन, कहीं बीच में थोड़ा बहुत दीर्घ संधि पढ़ा दी, कहीं गुण संधि पढ़ा दी, बिखरा हुआ चीज़ें हैं। तो विधिवत पढ़ाने के लिए आपको इस विधि का अपन यूज नहीं कर सकते हैं। आगमन प्रणाली में वाक्य व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है। उपवाक्य से वाक्य शब्दों तक पहुंचना स्वाभाविक पद्धति है। ठीक है, अब आप आ जाओ
ये सवाल रीट 2015 में आ चुका है। वाक्य विश्लेषण के लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगमन के एक और बहुत सारे रूप हैं। से मतलब हर्बर्ट का सहसंबंध, एक तो मैचिंग वाले सवाल ये आ सकते हैं कि सहसंबंध सिद्धांत किसका है, हर्बर्ट का। केंद्रीकरण सिद्धांत किसका है, जीलर का। ठीक है। और जीवन केंद्रित सिद्धांत किसका, फ्रॉबेल का। डीवी का क्या है, सामंजस्यकरण। और गांधी का है समवाय सिद्धांत। अब ये सब है ना किस पर आधारित है, समवाय पर आधारित है। कैसे भाई, तो हर्बर्ट ने दो प्रकार के सहसंबंध बताए, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज में तो होता है एक सब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है। हिंदी की व्याकरण इंग्लिश में काम आ रही है तो इसको बोलते हैं क्षैतिज संबंध। ठीक है। दो अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में संबंध होता है, इंग्लिश और इंग्लिश। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज सहसंबंध। ठीक है। और लंबवत सहसंबंध होता है एक ही सब्जेक्ट के दो प्रकरणों या दो ब्रांच के बीच में। जैसे गणित में अंक गणित का ज्ञान अपने त्रिकोणमिति में काम आ रहा है तो इसको बोलेंगे लंबवत सहसंबंध। देने वाले हर्बर्ट। ठीक है। अब जिलर का केंद्रीकरण सिद्धांत क्या है कि बीच में एक मूल विषय रखो, जो हिंदी हो गया या राजनीति विज्ञान हो गया। अब राजनीति विज्ञान से अपन नागरिक शास्त्र पढ़ा सकते हैं। ठीक है। सिविक पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। लोक प्रशासन पढ़ा सकते हैं, पबैड पढ़ा सकते हैं। तो एक बीच में एक सिद्धांत है, उसके मतलब केंद्रीय विषय के इर्द गिर्द दूसरे विषयों का अपन अध्ययन करवा सकते हैं। ये जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत था। फ्रॉबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत, डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत और गांधी का समवाय सिद्धांत। केवल आपको नाम याद रखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं आगमन विधि के सोपान। आगमन विधि के सोपान में सबसे इम्पोर्टेंट और PYQ भी आ रुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको अपन पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिए जाते हैं उदाहरण। सबसे पहले उदाहरण देंगे। ठीक है। उदाहरण। उदाहरण के बाद में हम क्या करेंगे, उन उदाहरणों का अपन क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे या तुलना करेंगे। तो उदाहरण, विश्लेषण या तुलना दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है सामान्यीकरण कह दो, चाहे निम्नीकरण कह दो या चाहे निष्कर्ष कह दो, मतलब कि कुछ ना कुछ अपन निष्कर्ष निकालेंगे। चौथा स्टेप है कि अब सूत्र तो बन गया अपना, उसका अपन अभ्यास करेंगे या प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अब आ जाओ, यहाँ से भी बहुत सवाल आते हैं, चाहे हिंदी से ही नहीं कहीं से भी ये सवाल तो आ ही सकता है। आगमन विधि होती है वो उदाहरण से नियम की ओर रहती है। अब निगमन में इन सब को आप क्या करना, पलट देना। निगमन में आप क्या करोगे, इन सब नियमों को आप पलट दोगे। तो आगमन विधि तो है उदाहरण से नियम की ओर और निगमन है नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर है और वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसको समझो, उदाहरण से नियम, बाकी सारे नियम इसी से बने, क्योंकि उदाहरण हमेशा क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। नियम तो सामान्य होता है, सबके लिए एक ही लगता है, लेकिन उदाहरण, हर उदाहरण तो नया है, विशिष्ट है, स्पेशल है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर उदाहरण कोई एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। स्थूल से नियम होता है एक छोटा सा टुकड़ा, सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उदाहरण अनिश्चित होते हैं, नियम क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये भी अपने क्लियर हो गए। उदाहरण तो हमारे सामने पड़े हैं, लेकिन नियम तो अपन बनाते हैं। वो प्रमाण होता है कि भाई हाँ यार ये सब में लग रहा है, तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। उदाहरण तो हमारे सामने होते तो ज्ञात होते हैं, नियम जो हमने निकाला है वो हमारे लिए अज्ञात था कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई था। जैसे एक कोई राजमिस्त्री है, वो आज भी है ना नाप लेता है, कलर करने वाला नाप लेता है, इसका नाप वो 4x3 करके निकाल देता है। उसको नहीं पता है कि ये एक सूत्र है, लेकिन वो इसका यूज़ करता है। तो उसके लिए वो अज्ञात चीज़ है कि यार ये लंबाई इंटू चौड़ाई रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब आप सब उल्ट दोगे तो वो बन जाएंगे निगमन के। तो आप एक वाले अच्छे से याद करो, फिर निगमन वाले अपना आप अच्छे से हो जाएंगे। आगमन विधि के गुण, आगमन विधि के गुण और साथ ही साथ निगमन के भी आपको याद रखने हैं, वो निगमन विधि के दोष बन जाएंगे। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक है तो निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है तो वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। छात्र सक्रिय रहते हैं तो उसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। बाल केंद्रित विधि है
तो वो बाल केंद्रित विधि नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है। छात्र और इनके बीच में अंतःक्रिया होती है तो उनके बीच में नहीं होती है। मौलिक चिंतन, मानसिक चिंतन होता है, अधिगम स्थायी, सब ये उल्ट देना। अब इनको समझते हैं कि कैसे। तो भाई मनोवैज्ञानिक है क्योंकि बच्चा क्या रहता है, सक्रिय रहता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि छोटी कक्षाओं में मतलब है ना बच्चों को एक्टिव रखना जरूरी है, तो उनसे ही अपन सूत्र बनाते हैं तो उनका ज्ञान होता है वो स्थायी रहता है। छात्र सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बाल केंद्रित हो गई, मनोवैज्ञानिक हो गई। छात्र और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होता है। निगमन विधि में क्या होता है, सीधा सूत्र लिख दिया, बच्चे कॉपी में लिखते हैं, फिर 2-3 उदाहरण देके वो स्पष्ट करता है, बच्चों को अभ्यास करवा देते हैं। इसमें छात्र और अध्यापकों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मौलिक चिंतन होता है, बच्चे खुद है ना नियम बनाते हैं और ज्ञान होगा, अधिगम होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। क्या आयत का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, उसने ही फॉर्मूला बनाया था प्रैक्टिकल करके, उदाहरण लगा लगा के। अब अपन देखते हैं आगमन विधि के दोष क्या है। तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। पाठ्यक्रम पुस्तक मतलब निगमन से तो अपन एक सूत्र लिखा और एक एक्सरसाइज करवा दी। अब 1-2 पीरियड लग गए सूत्र बनाने में, फिर उसकी एक्सरसाइज करो तो पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा नहीं होगा, समय और श्रम ज़्यादा लगेगी। सैद्धांतिक तथा तथ्यात्मक ज्ञान के लिए अनुपयोगी है। क्रमबद्धता का अभाव होगा, छात्र गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। ठीक है। निगमन विधि सिद्धांत प्रणाली, इसको ही बोलते हैं सिद्धांत प्रणाली। और इसके 2 भाग है, सूत्र प्रणाली और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। जो अपने है ना गुण दोष देखे थे उसके उल्टे कर देना, नियमों के उल्टे कर देना। सोपान अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सूत्र प्रणाली। तो ये दी थी अपने संस्कृत भाषा की, ये हैं भाई मूलतः, और दी है अपने पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों पर आधारित है। इनका मतलब कुछ नहीं है, छात्रों को है ना सूत्र रटा दिए जाते हैं। जिनके संस्कृत थी रीट में उनको भी पता है कि ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र वो कैसे रटते हैं। तो सूत्र प्रणाली में बच्चों को कुछ नहीं, सूत्र रटाते हैं, फिर उनके लक्षण और उदाहरण बता दिए जाते हैं। और इस प्रणाली में भाषा का प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब आप देखो, लेकिन इसके फायदा ये है कि शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, आपको सूत्र रट लिया, फिर आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया। पाठ्य पुस्तक विधि, ये अंग्रेजी भाषा से आई है। सूत्र विधि जो संस्कृत की है, और पाठ्य पुस्तक विधि है वो अपनी है इंग्लिश की, शायद थॉमस रीड की ये है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण का एक आधारित पुस्तक होती है। पुस्तक की सहायता से नियम को रटाया जाता है, उदाहरणों से अभ्यास करवाया जाता है। तो इसको सुगम प्रणाली भी बोलते हैं, सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, क्योंकि इसमें भी रटाते हैं। तो ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होता है, बालक केवल व्याकरणिक नामों को याद करके संतोष कर लेते हैं। अब निगमन विधि के सोपान, तो पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण द्वारा नियम की पुष्टि होती है, फिर प्रयोग व अभ्यास, फिर पुनः परीक्षण और सत्यापन। ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में इसको अच्छे से याद करना। निगमन आगमन में क्या था, पहले उदाहरण देते थे, फिर उनकी तुलना और विश्लेषण होता था, फिर नियम बनते थे, सामान्यीकरण होता था, फिर उनका अभ्यास करते थे। ये भी एग्जाम में आ रखा है, अभ्यास और प्रशिक्षण वगैरह। ये अब है सूत्र, ये सूत्र वो उल्टे कर देना आगमन वाले। निगमन गुण और दोष हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर देखो, निगमन और आगमन एक दूसरे की पूरक हैं। इनका मतलब है ना दोनों का साथ प्रयोग करना चाहिए, तभी वो एक दूसरे की कमियों को पूरी कर देगी। तो ये आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, व्याकरण सिखाने की, क्योंकि आगमन और निगमन दोनों विधियों का इसमें प्रयोग करते हैं। अब आप आ जाओ एक भाषा संसर्ग, बहुत अच्छी विधि है भाषा संसर्ग। मतलब संसर्ग मतलब साथ रखना है, सम प्लस सर्ग, किसी के संग में रहना है। अब किसके संग में रहना है, या तो अच्छी किताबों, ख्याति प्राप्त लेखकों की रचनाओं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी बहुत ज़्यादा भाषा पर कमांड है, उनके संग में रहना है। तब आप क्या सीख पाओगे, तब आप मतलब अच्छा कर पाओगे, मतलब भाषा सीख जाओगे, भाषा की व्याकरण सीख लोगे। तो भाई इसको अव्याकृत विधि भी कहते हैं, कि ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि यार मुंशी प्रेमचंद के नॉवल पढ़ो ना, आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। तो व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है,
बल्कि भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इस विधि के अनुसार भाषा का शुद्ध प्रयोग छात्रों को आए, यही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो ख्याति प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने हेतु दी जाती हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको भाषा का पर बहुत ज़्यादा कमांड है उनके साथ रहने कुछ टाइम बिताया जाता है, तो अपने आप भाषा सीख जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए इसको भाषा संसर्ग और या अव्याकृत विधि भी कहते हैं। सैद्धांतिक पक्ष नहीं, व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से आप व्याकरण सीखते हैं, ना कि नियमों द्वारा। ठीक है, बिना व्याकरण के भाषा के ज्ञान के कारण इसको अव्याकृत बोलते हैं। ठीक है, और बालक बिना व्याकरण के नियम जाने ही मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाते हैं, और ये व्याकरण के अनौपचारिक शिक्षण की विधि है। ठीक है, औपचारिक रूप से नहीं, जैसे अलग से कॉपी बनाओ ऐसा नहीं, अनौपचारिक रूप से सिखा देते हैं। भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण दिया जाता है। आपने दो विधियाँ पढ़ी है, एक तो भाषा संसर्ग या अव्याकृत, एक समवाय विधि जो कि किसका किसका पाठ थी, आगमन की थी। तो भाषा संसर्ग में क्या करते हैं और समवाय में क्या करते हैं, समवाय या सहयोग प्रणाली में क्या करते हैं। इसमें तो गद्य पद्य के साथ में कोई प्रसंग आता है तो उसकी व्याख्या करवा देते हैं। उसमें भी औपचारिक तरीके से नहीं, अनौपचारिक तरीके से अपन व्याकरण सीखते हैं समवाय में। और भाषा संसर्ग को अव्याकृत बोला है, और इसमें क्या करते हैं, किसी के संग में रहना, या तो अच्छे लेखकों की किताबों के संग में रहो या अच्छे व्यक्तियों के संग में रहो। तो ये व्याकरण शिक्षण वाली अपने अच्छे से कर ली है। अब फिर अपन गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है उसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द टेस्ट से पहले आपको यही प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।